स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूजन ब्रेक थ्रू जो जिसका काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, जो 13 दिसंबर 2022 को आसपास अनाउंस किया गया था। तो समझते हैं हुआ क्या। तो हुआ ये कि नेशनल इग्निशन फैसिलिटी जो कि पिछले 60 साल से काम कर रहा है, फाइनली बूम हो गया। तो यहाँ पे समझिए उसको बूम करना था, उसको ये करना था, वो फाइनली अचीव कर पाए, फाइनली फ्यूजन अचीव कर पाए। और ये समझना बेहद ज़रूरी है, फ्यूजन हम लोग बहुत पहले से अचीव कर रहे हैं, बहुत 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 पहले से अचीव कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंट्रोलेबल तरीके से करना, वही मुश्किल था। और हिसाब ये हुआ कि इग्निशन, आपको ये शब्द बार-बार सुनने को मिलेगा कि इग्निशन। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग फ्यूजन के लिए 2 रास्ता अपना रहे हैं। पहला ये रास्ता हो गया इग्निशन वाला, दूसरा रास्ता हो गया थर्मल न्यूक्लियर। थर्मो न्यूक्लियर सिस्टम होता है, इसमें प्लाज्मा को हॉट करके वहाँ अचीव करते हैं। तो वहाँ इग्निशन वर्ड सेंस नहीं बनता। यहाँ सेंस बनता है क्योंकि एक पैलेट है, ये पैलेट जो आप देख रहे हैं इसे आप बूम करते हो, तो यहाँ पे सेंस बनता है। लेकिन जो प्लाज्मा वाला सिस्टम है उसमें होता है टोरॉइडल रिएक्टर जिसको कहते हैं, टोकामेक रिएक्टर कहते हैं, उसमें उतना सेंस नहीं बनता, इसलिए वो वर्ड वहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। मतलब कर सकते हैं तब भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनता है क्योंकि पैलेट डाल रहे हो, पैलेट आप इग्नाइट कर रहे हो। एक तो समझिए उसे आप जला रहे हो न्यूक्लियर लेवल में, E=mc² लेवल में, बल्कि आप कर वही रहे हो। और ये समझिए कि लेज़र जो है, जो एक्चुअली इसमें जाता है इसको इग्नाइट करने के लिए, वो एनर्जी हम लोग अच्छे से नाप पाते हैं। और फ्यूजन भी अचीव कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि फ्यूजन कभी अचीव नहीं किया। बस बात था कि हम लोग डाल रहे थे 1 मेगावाट, आउटपुट आ रहा था भैया 200 मिलीवाट। मतलब समझिए इनपुट और आउटपुट नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है। फ्यूजन बच्चे लोग संभल करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 12-13 साल के बच्चे का पास रिकॉर्ड रखा हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। गेट इवन करना, यानी कि मतलब मैंने 1 डाला 2 निकला, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। इसीलिए इग्निशन का यहाँ पे मतलब हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्यूजन हम लोग अचीव कर लिए। हम लोग जितना फ्यूजन चाहते थे उतना अचीव कर लिए, यानी कि हमने एनर्जी 1 डाला, आउटपुट 3 निकाला, वो कर लिए। इसीलिए इसे इग्निशन इवेंट के तौर पे कहा जा रहा है। सक्सेसफुली मतलब न्यूक्लियर फ्यूल को सक्सेसफुली यूज़ कर पाया। और ये समझिए कि फ्यूजन हम लोग बहुत पहले से अचीव कर रहे हैं, लेकिन जनरली एटम बूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग एटम को बूम करते हैं तब जाके, यानी यूरेनियम स्प्लिट करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, यानी एक्स रेज हो जाए, गामा रेज हो जाए, वो एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग फ्यूजन, ये सब वैसे ही काम करता है। तभी सोचेंगे मतलब हम लोग को फ्यूजन अचीव करने में इतना टाइम लग रहा है, जबकि बम तो कब का बना चुके हैं। बात वही समझिए कि उसमें फिजन इग्नाइटर है, वहाँ मतलब लिटरली एक छोटा एटम बूम जो है हम लोग बड़ा बूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो छोटा बूम होता है, वो स्टार्ट करता है रिएक्शन, रिएक्शन में फ्यूजन होता है, वो एनर्जी सरप्लस देता है। हम लोग बस वो फिजन का स्टेप ही हटा दे रहे हैं। वो स्टेप को हम लोग मैकेनिकली करना मतलब समझिए विदाउट अदर एटम बूम के हिसाब से करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हम लोग लेजर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। कुछ कुछ केसेस में जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लाज्मा को इतना हीट कर दो कि वो हो जाए, मतलब हमें दूसरा बूम का जरूरत ना पड़े। तो ये पहली बार सक्सेसफुली पैलेट को इग्नाइट कर दिया। इसीलिए ये शब्द बार बार सुने, इग्नाइट कर, क्योंकि ये एक यूनिट है जो इग्नाइट किया गया। और इग्नाइट हम लोग बहुत पहले भी कर चुके, लेकिन एनर्जी का बैलेंस ब्रेक इवन नहीं था। यानी कि हम लोग डाल रहे थे, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 100% फ्यूज हो जाए, हो रहा था 2-3%। बात वही समझिए, फ्यूजन हम लोग बहुत पहले अचीव कर चुके हैं, इग्नाइट नहीं कर पा रहे कि भैया तुम अपने फ्यूजन एनर्जी पे चलो। वो ये हो गया, फाइनली ये फ्यूज अपनी एनर्जी से करने लगा। मतलब आपने बस इग्नाइट किया, ये जला मतलब कर लिया, जैसे ये करता है, बस छोटे स्केल पे, ऑब्वियसली छोटे स्केल पे। एनर्जी बहुत थोड़ा है और बहुत मतलब ये सब मेटल पीस बचा रह गया, क्यों? क्योंकि बहुत छोटा, मतलब पैलेट बहुत छोटा है ये। तो इसका डिटेल में आते हैं। तो डिटेल में ये समझिए कि इसमें प्रूफ क्या हुआ। प्रूफ ये हुआ कि लेज़र बेस्ड इग्निशन काम कर सकता है। मतलब ये समझ रहे हैं 60 साल से चल रहा है, 1-2 साल नहीं, 2-3 साल। मतलब एक पॉइंट पर तो इन्वेस्टर भी बोलेंगे ना, सर मेरे पोता पोती हो गए, अभी तक आपका आया नहीं, रिटर्न कब आएगा? और ये दूसरी बात होती है, कही जाता है ना कि प्राइवेट कंपनी जिस चीज़ का तुरंत रिटर्न है उसमें बम बम रहती है। मतलब आप बना दो कि रॉकेट बन गया, उसके बाद प्राइवेट कंपनी को दे दो, प्राइवेट कंपनी गर्दा उड़ा देगी। लेकिन आप बोल दो कि अभी रिसर्च करना है और 60 साल लगे, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी हाथ नहीं डाल सकती, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है। और ये समझिए एक तरह से प्रूफिंग ग्राउंड है कि भैया 60 साल से आप इस पर क्यों पैसा लगा रहे थे, तब जाके ये आया। मतलब ये अभी तक कोई और नहीं अचीव कर पाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेज़र का इग्निशन से हम लोग अचीव कर पाना बड़ी बात हो गई। लेकिन ये स्टार्ट बहुत स्मॉल है, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। कितना बड़ा एनर्जी के बारे में बात करें, वो बहुत छोटा है। वो 1 किलोवाट आवर से भी छोटे एनर्जी की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा जीरो आता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें। 2.05 मेगाजूल एनर्जी का इम्पल्स भेजा गया और 3.15 मेगाजूल का इम्पल्स आउटपुट आया। तो यानी कि ब्रेक इवन हो गया। यानी हम लोग पहले भी कर ले रहे थे, बस पहले हो रहा था कि 2 मेगा, मान लीजिए 1.9 मेगाजूल से स्टार्ट किया गया था। 1.9 मेगाजूल डालते थे, आता था 0.8 मेगाजूल।
नेगेटिव चल रहा था। ये पहली बार हुआ कि हम लोग इग्नाइट करते, मतलब फ्यूल जो इग्नाइट हुआ वो खुद ब खुद रिएक्शन सस्टेन कर लिया, तो 3.15 आउटपुट आ गया। लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। यहाँ से आपको लग सकता है कि अरे रिएक्टर तो हो गया चालू, नहीं, एकदम नहीं, दूर दूर तक नहीं, कतई नहीं। और मैं लिटरली कहूँगा प्लीज़ 1.5 घंटे का जो इनका सेमिनार है वो देखिए, और वो लोग वही साइंटिस्ट बता रहे हैं जो मतलब इसको किए हैं, फिजिकली किए हैं। तो ये समझिए कंप्लीट पिक्चर वो लोग ओपनली बता रहे, छिपा उपा नहीं रहे, ओपनली बता रहे कि इसका एनर्जी कंजम्पशन नहीं दे रहे। वो देख रहे हैं कि यहाँ हमने जो लेज़र बाउंस करके इस चेंबर के अंदर डाला, वो चेंबर के अंदर का मेजरमेंट है 2 है। लेकिन लेज़र आपको पता है एफिशिएंट होता नहीं है, लाइट बल्ब नहीं है, एलईडी नहीं है, बहुत इनएफिशिएंट होता है लेज़र। तो लेज़र बनाने में जितनी एनर्जी गई तो वो कई गीगा जूल्स तक चला जाता है, और प्लस ये पूरा एनवायरनमेंट में कूलिंग करना, ये सब करना, ये रिएक्टर के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए कई बार न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कहा जाता है ब्रेक इवन फैक्टर, तो यहाँ पे फैक्टर देखेंगे बहुत कम है। कितना फैक्टर चाहिए? 200 चाहिए। हम लोग परसेंटेज में चल रहे हैं, हमें मल्टीपल्स में चाहिए, वो भी 200 तक चाहिए, तब जाके ये लेज़र में जितना एनर्जी वेस्ट होगा वो एनर्जी का वेस्ट रहेगा प्लस। और हाँ, ये समझिए लेज़र तो बता दिया, बात है एनर्जी बनाएंगे कैसे? वाटर से। वाटर को स्टीम बना के उससे हीट इंजन चलाने का, कोई भी हीट इंजन इनएफिशिएंट होता ही है। कितना है तो कर लीजिए आप, बहुत हुआ तो 30 to 50% इफिशिएंट हो सकते हैं, तो वो भी वेस्टेज आपको अकाउंट करना पड़ेगा। इसीलिए ये नंबर होना चाहिए कि हम लोग 2 मेगा जूल डालें और ये 300 मेगा जूल आ गया, तब जाके हाँ अब कुछ सीरियस हो रहा है। तो वो होगा एक पावर प्लांट के लिए, ये है एक्सपेरिमेंटल के लिए। और इसको बनाने का दूसरा बात था कि गवर्नमेंट 60 साल पहले उतना क्यों खर्च कर रही थी इस पे। बात है इसका फ्यूजन एनर्जी रिसर्च सेकेंडरी प्रोजेक्ट है। मेन प्रोजेक्ट है कि अमेरिका बोलता है हमारे पास बड़ा है, मेरा बहुत बड़ा है, हम बहुत जोर से बूम कर देंगे। ठीक है, आपने बना दिया, लेकिन बात है सब लोग साइन किए कि भैया एक ही प्लानट है, सब फोड़ने पे आ जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो हम लोगों ने साइन किया कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स को ओपनली टेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर हुआ कि अंडरग्राउंड करेंगे, लेकिन बात उससे भी कंटेमिनेशन ही होता है। तो एंड में हुआ कि भैया छोड़ना ही पड़ेगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब बात है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को छोड़ देते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स कैसे समझोगे? क्योंकि ये वेपन्स की जो एनर्जी डेंसिटीज़ हैं, मतलब जो एनर्जी लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं और नहीं होता। तो ये पूरा टेस्टिंग लैब उसके लिए बनाया गया था कि यहाँ पे कोर लेवल पे ये लोग इग्निशन सर्किटरी को टेस्ट कर सकें। जो चीज़ ये लोग न्यूक्लियर वॉरहेड में डाल रहे हैं उसका अंडरस्टैंडिंग कर सकें, न्यूक्लियर फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग एकदम मैथमेटिक्स जैसा कर दे कि हम ये ऐसे करके न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड बना रहे हैं, वो ऐसे करके काम करेगा और इतना यील्ड देगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला था, क्योंकि सोचिए 60 साल पहले कौन उतना सोच रहा था कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तो बात वही था कि रिन्यूएबल एनर्जी इनका साइड में है कि अगर वो बन गया अति उत्तम। बनाया किस लिए गया? न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए। यानी कि एक रिसर्च डिवीजन बना है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को समझने में, मतलब कि एक्चुअल क्या हो रहा है। क्योंकि बताया हम लोग को फिजन से बूम करना पड़ता था, फिजन से तब जाके हाइड्रोजन को जोड़ पाते थे। तो वो फिजन वाला स्टेप हटा के लेज़र से कर दिया, और काम हो रहा था, रिसर्च हो रहा था। और इसी को डिटरेंट इम्प्रूवर कहते हैं। मतलब कि डिटरेंट है, हमारे पास न्यूक्स है, हमें पता है कि वो चलता है। ऐसा नहीं कि वो 60 साल से आपने यूज़ नहीं किया, न्यूक्स तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, पता है हमें चलता है कि नहीं। तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं इससे पावर प्लांट कब बनेगा, जो सब लोग एकदम एक्साइटेड हो गए। बात ये समझिए कि जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूबर नहीं बोल रहे हैं, एनालिस्ट नहीं बोल रहे, न्यूज़ वाले नहीं बोल रहे, मैं जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली, इसीलिए मैंने सिर्फ एक वीडियो नीचे लिंक किया है, वो 1.5 घंटे का है, प्लीज़ देख लीजिए। ओपनली मुंह खोल के बोलते हैं इट्स डेकेड्स आउट, 1-2 डेकेड नहीं, डेकेड्स आउट, मतलब कि आराम से 30 साल और लगेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये बात है कि अगर ये हुआ, जो कि हो चुका है, अचीव हो चुका है, ब्रेक इवन कर चुके हैं, कि अबरी बार जो 30 साल बोलेंगे वो फाइनल होगा, भैया हो गया हो गया। क्योंकि फ्यूजन में ये जो जोक चलते आ रहा है कि एवरी 30 ईयर्स इज जस्ट 30 ईयर्स अवे, तो वो जोक अब फाइनल हो गया सर, फाइनल हो गया कि मतलब आज से 30 साल तक आप घड़ी चलाएंगे, 30 साल बाद आपके पास एक्चुअल फ्यूजन रिएक्टर हो जाएगा। तो ये क्लेम करता है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि उसके बाद 30 साल और लगेगा इसे कॉस्ट इफेक्टिव होने में, क्योंकि ये आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी कोई सस्ता चीज़ नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट के कारण इतना पैसा आया कि ये सब पहुंच पाए। बिना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का कॉस्ट को हटा दें तो इसके लिए कोई खर्चा नहीं करेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं, दूर दूर तक नहीं करना है। तो ये समझना है। तो इस तरह का जो हम लोग इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए कि आप देख लीजिए कि कितना कोन एंगल बन रहा है, क्या रिसर्च, ये जो चेंबर है ये सब बहुत महंगा चीज़ है। ये इसके कॉस्टिंग सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंट के कारण से आ रहा था, वो आप हटा दें, पावर प्लांट के नज़रिए से देखें तो ये सबको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, एक बनाना जो अभी ये लोग का अब हो गया कि हमने दिखा दिया। अब है इनका प्रोजेक्ट की एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ। पायलट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग सर्च किया जा रहा है, जो कि आने वाले 10 साल में होपफुली ये लोग कंप्लीट कर ले। लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए आने वाले कुछ साल में एक फाइनल वर्किंग प्रोजेक्ट
चालू हो जाएगा। उसका बिजली शायद ग्रिड में भी बेचा जा सके, लेकिन वो पायलट होगा, उससे बिजली मतलब नेशनल ग्रिड को नहीं चलाना, उसको है कि सिर्फ पावर प्लांट कैसे बनाते हैं, पावर प्लांट कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि समझिए ये तो एक पल्स मारा, अगर आप यही करते हैं इंडस्ट्री तो पट 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 करके पायलट मारना पड़ेगा। एक एक पायलट बनाने में इनको कई दिन लगते हैं, वैसे नहीं चलेगा। पायलट मतलब मशीन से बनाना पड़ेगा, वो मशीनिंग कैसे होगी। अगर मान लीजिए इनर्शियल सिस्टम पे चलते हैं, चांसेस है कि इस पे नहीं चलेंगे, चांसेस है कि वो अभी भी थर्मो न्यूक्लियर पर चलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कंटिन्यूस रहता है। लेकिन उसमें अभी तक हम लोग ब्रेक इवन फैक्टर बहुत हाई नहीं अचीव किए, 1.2 1.3 चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम लोग डाल रहे हैं 1 गीगावाट, निकालो 200-300, तब जाके कि हाँ भैया कूलिंग क्रायोजेनिक सर्किट के लिए, जो मैग्नेट का सर्किट के लिए एनर्जी जो वेस्ट होगा हीट की तरफ, उस सब का सर्किट बाद तब जाके बस एनर्जी रहेगी। तो ये इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अभी हो नहीं गया, बस ये है कि गाड़ी खुली, मतलब समझिए चक्का पहला पहला मतलब जो इंजन जो स्टार्ट होता है ना, वो हुआ, बहुत कम है। तो 30 साल तो लगेगा इसका प्लांट बनने में, और उसके बाद फिर 30 साल लगेगा उसे कॉस्ट इफेक्टिव होने में। तो मतलब 2080s मान लीजिए, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देखिए जो साइंटिस्ट लोग रिलीज़ किया है, ऑप्टिमिस्टिकली नॉर्मल यूज़ की, बस अरे फ्यूजन प्लांट है चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि मैं जैसे-जैसे ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चीज़ की इम्प्रूव हो रही है, और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइंस का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट का, 3 परत है, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। फिज़िक्स बहुत पहले से हल्ला कर रहा था कि फ्यूजन आप कर सकते हो, फिज़िक्स है, E = mc² है, काम करता है, हम लोग बूम बना के बैठ चुके हैं। कहाँ लटक रहे थे? इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के बाद दादाजी लेयर कौन है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोलता है भैया इस तरह के प्लांट्स उतने इफेक्टिव नहीं है। मैं कैसे जानता हूँ कि ये इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि ये तो सारी समस्या सॉल्व कर देंगे हमारा सारा। बात है हम लोग बिच कर रहे हैं सोलर और विंड के बारे में, जो एक्सपेंसिव है। क्या सोलर और विंड एक्सपेंसिव है? एकदम नहीं। आज के टाइम में सोलर फार्म्स लिटरली कोयले पावर प्लांट से कम दाम में बनते हैं, क्योंकि कोयला का दाम भाग चुका है, क्रॉस ओवर पॉइंट हो चुका है, यानी कि कोयला बहुत महंगा हो गया है, सोलर सस्ता होते जा रहा है। ये हो गया, क्रॉस इवन पॉइंट हो चुका है, यानी कि अब सोलर लगाना ज़्यादा लॉजिकल है। लेकिन लोग लगा रहे हैं और ग्रोथ भी हो रहा है इंडिया में, तो मतलब कहीं ऑलमोस्ट कहा जाता है 1 से 2 मेगावाट पर दिन तक ऐड होने पे आ गया था कुछ दिन में, इतना ज़्यादा सोलर लगा रहे हैं। तो भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव। मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मतलब अराउंड मेरे घर को 7 से 10 लाख चाहिए होगा कि पूरी तरह से सोलर कर दे, ताकि एसी भी चलता रहे और कोई टेंशन नहीं और बैटरी बैंक भी रहे। तो वो एक्सपेंसिव है। ये सब प्लांट कहाँ से बना देंगे? और रहा बात कि लोग इसके पीछे क्यों जा रहे हैं, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है ना जो सरकार कर दे, हमें नहीं सोचना पड़े। ये वैसा तो कभी होगा नहीं, सरकार कहाँ से करेगी, सरकार कैसे कहाँ से आएगा, टैक्स बढ़ा देगी। तो बात वही है। विंड मतलब पूरा यूरोप का आधा से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगा अगर वो विंड पे कूद जाता है। उनको रिसोर्सेस हैं, यूएस को भी पता है कि यूएस के पास इतने विंड रिसोर्स है। बहुत पहले से कैलकुलेशन किया गया था कि हमारे ये माउंटेन टॉप से यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है, जो सदियों से चलता आ रहा है। बार बार एनालिसिस कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर सारी जगह पे विंड फार्म लगा दें, समस्या खत्म हो जाएगा। अभी तक नहीं लगा, क्यों? महंगा है। वो अगर महंगा लग रहा है, जो कि वर्किंग टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड टेक्नोलॉजी, जो हमें पता है कि उसका ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ये करके मैनेज किया जाता है, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। आप हमें इसका सपना दिखा रहे हो। और इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाहिए कि ये न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया था, इसीलिए इसकी फंडिंग हुई थी, और कोई कारण नहीं है कि इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को फंड किया जाए। तो वही समझिए कि जो वर्किंग टेक्नोलॉजी का हम लोग का अप्रोच है कि भैया सोलर वर्क कर रहा है, विंड वर्क कर रहा है, जियोथर्मल वर्क कर रहा है, आपका ये समझ लीजिए बायोगैस वर्क कर रहा है, बायोमास काम कर रहा है, वो सब तो हम लोग कर ही नहीं रहे। ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो महंगा है। इसके बारे में ऐसे कहाँ से हम लोग बात करते हैं कि बस हो जाएगा। इसलिए क्या आपने देखा है कि कितने कंप्यूटर्स लगते हैं, बस लुट जाएंगे, कंप्यूटर में ही लुट जाएंगे, बाकी मेन बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए सर, न्यूक्लियर कंप्यूटर में लुट जाएंगे। मतलब ये लोग ऐसे बात करें, हाँ हम लोग नैनो सेकंड का पल्स पे, कितने कंप्यूटर्स हैं जो नैनो सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक्स से संभाल सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं? बहुत कम। तो वही वाली बात है, पावर प्लांट अभी नहीं होने वाला, बहुत लंबा दूर है, बहुत बहुत लंबा दूर है। तो बात है, मैं कई बार इस तरह के वीडियोस जब भी बनाता हूँ, काफ़ी लोग का कंप्लेन आता है कि मैं बहुत नेगेटिव बोल रहा हूँ, या साइंटिस्ट लोग ऐसे गधे नहीं। बात ये नहीं, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो बात है कि आप मेरे अंडरस्टैंडिंग को समझिए कि जो मैं कौन सा अप्रोच से आ रहा हूँ। मेरा अप्रोच है कि क्या आप ग्लोबल वार्मिंग को हकीकत मानते हैं कि नहीं? कुछ लोग हैं मानते हैं, कुछ लोग हैं कि नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरे को समझने के लिए आप इसी चीज़ समझो कि आप ग्लोबल वार्मिंग को मानते हो कि नहीं? अगर नहीं है, मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। अगर हाँ है कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका क्या अप्रोच है, आप ठीक है उसको मान रहे हो तो क्या अप्रोच है? दूसरा आता है, ठीक है ग्लोबल वार्मिंग रियल है, हमने उसे मान लिया, असम्पशन मान के आप आगे बढ़िए, बस मान लीजिए, आगे बढ़िए। फिर आते हैं दूसरा कि हमारे पास कितना समय है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इतना बढ़ा दें कि रन अवे इफेक्ट हो जाए। अब यहीं पे बात आता है कि वो समय कैलकुलेशन हमारे पास उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक ही पृथ्वी है जिसको हम कुक कर रहे हैं, तो हमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं कि भाई कितना टाइम पे वो कुक हो जाएगा। वीनस है जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि भैया कुक हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लेनेट कुक हो जाएगा, वो है, ठीक है, वो हमें पता है, फाइनल स्टेट वीनस है, स्टार्टिंग स्टेट अर्थ है।
तो भैया अर्थ से वीनस तक का जंप में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। तो हो सकता है, आराम से हो सकता है कि जिस स्पीड से हम लोग फॉसल फ्यूल को स्वाहा किए जा रहे हैं, गटकते जा रहे हैं, आराम से हो सकता है कि हमें 150-200 साल तक रहे टाइम। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि भैया 20-30 साल के अंदर हम लोग का मतलब इकोसिस्टम जो है वो इतना डैमेज हो जाएगा कि अर्थ की आबादी को खिलाना पिलाना असंभव हो जाएगा। फार्म्स नहीं ठीक से काम कर पाएंगे। जब देखो तब टॉर्नेडो साइफून्स आएंगे, जब देखो तब हीट वेव आएगा, जब देखो तब कोल्ड वेव्स आने लगेंगे। ग्रैंड टोटल इकोसिस्टम इतना डैमेज हो जाएगा कि इंसानियत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वो फाइनल जो वीनस है उससे पहले ही हम लोग चल जाएंगे। ये समझना जरूरी है। वीनस तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 400 डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान उतना होने की जरूरत नहीं है। 2-3 डिग्री में ही हालत खराब हो जाएगा। और एक बार रन अवे इफेक्ट शुरू हो गया, यानी कि चीज़ डिके करेंगे, मरेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, डिके होंगे, मरेंगे, वो मीथेन रिलीज करेगा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा बड़ा होता है, वो और गर्म करेगा और बचे कुछ चीज़ स्वाहा हो जाएंगे। ये लिटरली जो रन अवे इफेक्ट ऐसा होता है ना कि देखते देखते प्लेनेट स्वाहा किया जा सकता है। तो इसमें क्या ग्लोबल वार्मिंग हाँ है या ना है? अगर हाँ है तब आइए दूसरे लेवल पे। दूसरे लेवल पे हमारे पास कितना समय बचा है? अब वो कितना समय को कैसे समझते हैं? कम है कि ज़्यादा है? बस यही समझिए, कम है कि ज़्यादा है? आपको क्या लगता है हमारे पास दशकों तक का समय है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब सैटेलाइट के नक्शे में आप देख सकते हैं कि भैया स्नो यहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। भाई करंट रेट में वो खत्म हो जाएगा, मतलब मैं जिंदा रह सकता हूँ उतना लंबे तक कि हाँ भैया ये सब नदी क्यों सूख गया? वो सर वो ग्लेशियर खत्म हो गया और जो पानी आप देख रहे हैं वो सूएज पानी है। ये हो रहा है, फ्यूचर की बात नहीं, ये हो रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि धरती को वीनस बनने में बहुत टाइम हो सकता है, हमें उसमें रहने लायक बहुत पहले ही हम लोग निपट लेंगे। मतलब समझिए 400 साल में धरती वीनस जैसा हो जाए, हम लोग 20 में ही निपट जाएंगे। तो बात वही रहती है कि समय कितना है। दूसरा ये बात आता है कि कितना लगता है। अगर कम आपको लगता है कि समय कम है, हमें तुरंत करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्लेशियर जैसे अगर श्रिंक कर रहे हैं, ये हर कोई चेक कर सकता है, खुद से जाके चेक कर सकता है। मैं जब जम्मू गया था तो नोटिस कर रहा था कि भाई माइलस्टोन रिपीट क्यों कर रहे हैं, कि जून में यहाँ आओ, जनवरी में यहाँ आओ, जून में आओ, यहाँ जनवरी। तो वो ड्राइवर जो हम लोग को ले जाता बताया कि अरे पहले यहाँ स्नो आता था। वो पहली बार था मेरा अवेकनिंग कि सही में हो रहा है ये दुनिया में। और इसीलिए वो इस साल बहुत ठंडा पड़ा ना 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 सर, दशक में देखिए, 20 दशक में देखिए, तब पता चले अच्छा ये तो परमानेंटली गायब हो गया। और आखिरी बार आप लोग नोटिस किए होंगे, रेलवे में जाते होंगे, कितने सारे ब्रिजेस के नीचे का पाइलॉन दिख रहे हैं रेलवे में। बनाया गया था कि कभी भी फ्लडिंग नहीं होना चाहिए, नीचे सूखा पड़ रहा है सर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये तीनों फैक्टर मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा वो बहुत सीरियस है और बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तीसरा हमारे पास बहुत समय नहीं है, तो ही आपको समझ आएगा कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ इस सब टेक्नोलॉजी के पीछे। क्योंकि हिसाब समझिए कि फार अवे ड्रीम कि ये हो जाएगा, जो बोल रहा हूँ मैं, साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि कई दशक में होगा। वो समय खाता है आपसे कि ठीक है उस पर पैसा खर्च करो। वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था इसलिए उसको पैसा मिल रहा था, लेकिन बाकी लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो, और जहाँ पर जो पब्लिक फंडेड है वो सबका पैसा, तो वो पैसा तो आपका गया, प्लस टाइम चला गया। अब वो पैसा और टाइम दोनों वापस नहीं आएगा। तो हिसाब वही रहता है कि हमारे पास वर्किंग सोल्यूशन है। मैं बार बार ये सब टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों जाता हूँ? क्योंकि ये काम करता है, काम कर रहा है। मतलब आज के टाइम में लोग सोलर फार्म लगा रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है। कुछ लोग का खराब हो जा रहा है क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं था, कुछ अलग मिस्टेक कर दिया, सप्लायर धोखा कर दिया, होता है, हर चीज़ में होता है। विंड में है, मेहनत करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, लेकिन हो रहा है, काम कर रहा है। ये सब वर्किंग टेक्नोलॉजी में हम लोग शिकायत कर रहे हैं और उस पर आप बोल रहे हो कि हम फ्यूजन करेंगे, सीरियसली? तो अब यहाँ पे आता है कि ये प्रोजेक्ट इतना इतना हाइप क्यों हो रहा है कि हर न्यूज़ चैनल में आ रहा है, हर जगह आ रहा है। बात है ये थोड़ा पॉलिटिक्स है। ये मतलब यूएस काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकली सबको बता रहा है कि हम कर लिए हैं। तो ऐसा क्यों है? बात है कि ये मैसेज है सीधे पुतिन जी के लिए, क्योंकि पुतिन जी तो पिट गए हैं। तो बात है पुतिन का मैसेज दिया गया सीधे वॉर पे। क्यों? बात ये समझिए, जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं उनके आसपास सपोर्टर्स होते हैं, वो सपोर्टर ही डिक्टेटर को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि समझिए डिक्टेटर ऊपर क्यों नहीं चला जाता? बात वही है कि सपोर्टर सपोर्ट करके रखते हैं, तो मतलब कवच का लेयर बना रहता है। तो पुतिन को कुछ नहीं कर सकते, ये बंदा हो गया, इसके पास कोई ऐसा भी नहीं कि मेरे बाद रशिया क्या हो, कुछ है ही नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई ड्रीम नहीं है कि मेरे बाद रशिया का क्या होगा। ये देश को प्यार नहीं करता, खुद को प्यार करता कि मुझे बड़ा बनना है, मेरा बड़ा है। तो इसीलिए आप कभी नहीं सोचेंगे पुतिन के बाद कौन पोजीशन लेगा। यही सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप का सबसे वीकनेस यही होता है कि वो खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, ना कि देश से। हर डिक्टेटर ऐसा होता है। तो ये कर रहे हैं, ठीक है, कर लिए। अब बात होता है कि इनके सपोर्टर्स तो वैसे नहीं है ना। इनके सपोर्टर्स है कि पुतिन हमारा देश को संभाल रहा है, हमें करप्शन का खूब पैसा मिल रहा है, तो ठीक है हम खुश रहें। लेकिन अब ये बात आएगा कि देख लो, अमेरिका सीधा प्यार से बता रहा है, देख लो तुम्हारा हालत वही होगा जो नॉर्थ कोरिया का हो गया। कुछ साल बाद होगा, कुछ दशक में होगा, लेकिन वही होगा। यानी कि तुम जिंदा रहोगे और अपना देश को क्रम्बल होते हुए देखोगे, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में हो गया। नॉर्थ कोरिया आगे था साउथ कोरिया से, आगे बढ़ रहा था, लेकिन डिक्टेटरशिप हमेशा रॉट करता है, क्योंकि डिक्टेटर्स हमेशा डम होते हैं। वो एक दो चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जैसे कि दूसरों को कैसे ऊपर पहुंचाना है, कैसे और लोगों को ऊपर पहुंचाना है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऊपर कैसे पहुंचाना है, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। सर इकोनॉमी नहीं सर, वो तो उसकी समझ ही आपको नहीं होती है। ये हर कुदरत में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो फुल वीडियो यूएस का देखिए, उसमें सबसे पहला 3 मिनट का मार्क में कहता है वी नो व्हाट वी आर डूइंग।
तो यहाँ पे हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से वेपन्स प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे बार बार क्लेम करके बताया जा रहा है कि ओलिगार्क्स लोग, जो लोग आप लोग सपोर्ट कर रहे हो पुतिन को, देख लो कि भैया वो तो निकल लेगा, वो तो हो ही गया सत्ता पे, वो तो निकल लेंगे, लेकिन आपके बच्चों का हालत खराब हो जाएगा। आप, उसके पास कोई खास बच्चा उच्चा नहीं है जिससे उसको कोई खास प्यार हो, लेकिन आप लोग के पास है, और आप लोग स्वाहा हो जाएगा। जैसे कहेंगे ना नॉर्थ कोरिया में, आप अमीर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास फरारी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर चलाओगे इस रोड पे, रोड अच्छा नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, सर किससे कनेक्ट करोगे, कोई है ही नहीं यूज़ करने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज सीधा उस पर दिया गया कि आने वाले टाइम में आपका जो ऑयल एंड गैस का पैसा है वो सीधे हम ख़त्म कर ही देंगे, हम कर ही देंगे। हमें 60 साल लगा ये करने में, लेकिन हम कर ही देंगे। ये सीधा मैसेज कि हमें 60 साल लगा, इसीलिए ये दो टॉपिक पे बार-बार 60 साल हमने खर्च किया, लेकिन हम पहुंच रहे हैं, हमारा रास्ता आ रहा है। तुम जिंदा रहोगे और आंख के सामने अपने कंट्री को स्वाहा होते हुए देखोगे कि तुम्हारा ऑयल एंड गैस के सिवा कुछ नहीं। तुम इंडिया से कार पार्ट्स मांग रहे हो भाई, इंडिया से कार पार्ट्स मांग रहे हो, कुछ भी डेवलप नहीं किए हो। वेपन्स में भी तुम वेस्ट का आईसी डाल के डला रहे थे, ईरान से तुम्हें वेपन्स लेने पड़ रहे हैं। भाई समझ लो कितना क्या गुजरा हालत है। तो ये क्लियर बता दी कि तुम्हारा भविष्य नॉर्थ कोरिया जैसा है। दूसरा, कॉन्फिडेंस, ये वाली बात होती है कि कॉन्फिडेंस इन डिटरेंट, ये बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फुल वीडियोस देखिए, बार बार बोल रहे हैं कि वी नाउ नो आवर वेपन्स वर्क लाइक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पुतिन हार रहा है, तो पुतिन को पता है कि उनके पास कुछ है नहीं, मतलब आर्मी तो साफ कर दिया गया है ये, और लोग को समझ नहीं आता मैं क्यों बोल रहा हूँ आर्मी साफ कर दी। आर्मी साफ अगर नहीं होता तो आप मोबिलाइजेशन स्टार्ट नहीं करते। 300K का मोबिलाइजेशन जो आप क्लेम कर रहे हो, और वहाँ पे ऑन लैंड लोग करें 500, चलो मान लेते हैं 300 ही, आप कह रहे हो, आप सच बोल रहे हो। मोबिलाइजेशन आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि रिजर्व लोग, ऐसा नहीं होता कि वो रिजर्व है खाली बैठे हुए हैं, सरकार पैसा दे रही है, इतना पैसा तो आपके पास है नहीं। रिजर्व का मतलब होता है कि वो लोग कुछ जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग लिया था उन्होंने, 2 साल का मैंडेटरी ट्रेनिंग किया था, और वो कुछ और करने लगे थे। मतलब कि 2 साल हमने काम किया, मैंडेटरी आपका किया, उसके बाद हम कुछ अपना कर रहे थे, वहाँ से आप निकाल रहे हो। आपकी देश की इकोनॉमी दबाई जा रही है, बैंड बजे जा रहा है। गैस तो आप बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ही ने पाइपलाइन उड़ा डाला, चलो मान लो किसी और ने उड़ाती है, लेकिन जिसने भी उड़ाया नुकसान तो इन्हीं का हुआ। और इस तरह से आप शैंपेन पी के कंप्लेन कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस अबाउट लाइक वी बॉम्बिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी, बट हु स्टार्टेड इट? सर आपने वॉर स्टार्ट किया, आपने वॉर स्टार्ट किया, आप टिक भी नहीं पा रहे हो और आप ये क्लेम करोगे किसने स्टार्ट किया था, ब्रिज उन्होंने उड़ाया तो मैं उनका पावर सप्लाई उड़ा दूंगा। इसलिए क्यों गारंटी दे रहे हो? मतलब ये बाय द वे जर्मन्स के साथ भी हुआ था कि वो इतना ज़्यादा क्रूरटी जिसको हराए थे उस पर कर दिए थे कि उनको पता था कि इन्हें इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब एक होता है ना कि भैया क्रूरटी पे इसीलिए ब्रेक लगाया जाता है, इसीलिए वॉर, एक्ट ऑफ वॉर में है रूल कि भैया आप वॉर कर रहे हो ना, कुछ कुछ जगह पे ब्रेक लगाओ, क्योंकि आप हार सकते हो, और हारने के बाद आपकी जो ली जाएगी ना, बहुत बुरा होगा। तो वही समझिए। और यहाँ पे यूएस सबको बता रहा है कि हम अभी भी दादा हैं, ठीक है, हमारे पास वो अचीवमेंट है जो बाकी कोई दूर दूर तक नहीं पहुंच रहा है, और हमारा डिटरेंस जो है, जो मतलब हमने, मेरा बड़ा है, मेरा तैयार है, मेरा घुस के मार देगा, वो है, टेस्ट हो चुका है। वी नो व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आल्सो वांट टू टेल आवर एलाइज व्हाट वी आर डूइंग। अब ये एलाइज वाला बात को समझना जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली हुआ था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाह रहा था। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाह रहे थे वो लोग। नेटो तब ज्वाइन करने पर सीरियस हो गया जब उन्होंने छोटा सा सेक्शन ढप्पा मार लिया, मतलब समझिए इंडिया के केस में होगा कि कश्मीर पर ढप्पा मार लिया। तो वैसा जब हो गया तब यूक्रेन बोला कि भैया, क्योंकि पुतिन साइन किया था डील कि हम न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे यूक्रेन से और यूक्रेन को टच नहीं करेंगे, वो डील उन्होंने वायलेट किया, तब जाके हो गया यूक्रेन का कि भैया हमें तो नेटो का प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो ये जब देखो तब ढप्पा मार लेगा। तो नेटो तो तब भी नहीं हुआ, समझिए 2014 का बात है, तब भी नहीं हुआ। लेकिन यूएस ने बोला कि ठीक है, ये लोग जब तक तुम पे ढप्पा ही मार देता है तो हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, टिक जाओ। ट्रेनिंग दिया, इसीलिए वो रशिया को पिट रहा है 303 से। और फिर अब बात हो गया कि अब स्वीडन और फिनलैंड दोनों ज्वाइन करने पे आ गए। अब बात है कि ये लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बात है कि रशिया तो बोले ना, अपना बात से जो पीछे हटा कि हम न्यूक्लियर वेपन ले लिए, हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, तो तब बात होता है ना, तब ये लोग यानी कि कल तो इस पर भी डप्पा मार देंगे। तो उनको समझ में आया कि ये बंदा सठिया गया है। हर डिक्टेटर होता है, एंड में हमेशा ऐसे ही डिक्टेटर ऊपर जाते हैं कि भैया ये सठिया गया, इस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो बात है कि ये इतना टाइम क्यों लगा? वॉर स्टार्ट हुआ तो तुरंत क्यों नहीं इन्होंने फाइल कर दिया था? बात है कि शुरू से में रशिया का जो इमेज था कि हम मार लेंगे आपकी, वो था तगड़ा, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है थोड़ा दिखा देगा, नहीं नहीं सर आप हमारे छोटे से शहर को तो ले नहीं पा रहे। पहले तो आपने ढप्पा मारा कि हम सीधे कीव ले लेंगे, वहाँ से हो गया चल हट हट हटाते रहे, छोटे छोटे एरिया में आपको हम ले आए हैं, और हमारे पास करंट जनरेशन नेटो वेपन नहीं है, आउटडेटेड नेटो वेपन है, हम उससे आपको ठोक रहे हैं। आप हमारे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स पे हमला नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें एयर डिफेंस है जो आप पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हो। हमारे पावर प्लांट्स पे आप मार रहे हो, वो भी आप हिट नहीं करो, आधा से ज़्यादा तो आपका मिसाइल जब देखो तो प्ले ग्राउंड में गिर रहा है। प्ले ग्राउंड में मिसाइल गिरने का मतलब आपका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जो कि सबको पता है। सीरियन वॉर में भी सबको पता चल गया था कि भैया ग्लोनेस काम नहीं करता है, और इसीलिए ग्लोनेस का सैटेलाइट्स रिप्लेस किया जा रहा है अभी जल्दी जल्दी, काम ही नहीं करता ग्लोनेस। तो अब जब फिनलैंड ज्वाइन करेगा तो फिनलैंड को थोड़ा डर रहेगा ना कि क्या अमेरिका भाई तुम संभाल लोगे हमको? अमेरिका बोल रहा है भाई वी गॉट दिस, हमारे पास न्यूक्स हैं और वो टेस्टेड है, चल रहा है,
तो नॉलेज भी है और इससे फेथ भी बनता है कि भैया ये डिक्टेटर जाएगा, रशिया ले जाएगा, आप टेंशन मत लो। आज भले आप ब्लीड करोगे लेकिन कल हम इनको बच्चों को स्वाहा कर देंगे। ये मतलब मल्टी जनरेशन वाला, जैसे कि जो लोग साउथ कोरिया में थे कि भैया तुम आज आगे हो, जो नॉर्थ कोरिया आगे था, तुम आज आगे हो, लेकिन हमारे बच्चे तुमसे ज़्यादा अमीर रहेंगे। हो गया, बात वही समझिए, यहाँ पॉलिटिक्स बहुत सीरियस है। और अब रशिया क्या बोलेगा, क्योंकि बात है कि आप अपना प्रॉमिस से वो उलट गए, आपने ढप्पा मारा, ढप्पा मार के आपने फिर हमला भी बोल दिया। लेकिन जब ज़ेलेंस्की दिखा दिया कि भैया तुम्हारे पास उतना ताकत तो है नहीं, हम तुम्हारे इतने सोल्जर्स हटा देंगे, तुम्हें मोबिलाइजेशंस करना पड़ जाएगा। और सोच लीजिए 300 दिन से चल रहे हैं। तो वही है, स्वीडन और फिनलैंड दोनों ज्वाइन करने पे आ रहे हैं नेटो, और अमेरिका बता रहा है टेंशन मत लो, हमारी छत्र छाया तुम्हारे पे पड़ गई, सुरक्षित रहोगे। रशिया बोलेगा ऐसा नहीं करने देंगे। बात है कि रशिया के यहाँ पे मिलिट्री बेस है, सबमरीन बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिनलैंड पे अगर कवर आ गया तो फिनलैंड सीधे बोला ढप्पा, हाइमार्स यहाँ पे रखो, ढप्पा, काम खत्म सर, खत्म सर, चलिए निपटिए। तो यही मेन था पॉलिटिक्स। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, स्टार्टिंग में देखिए कितनी बार वो न्यूक्लियर डिटरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मेन वो था कि हमारा बड़ा है, हमारा सुरक्षित है, और आने वाले कुछ टाइम में तो हम आपका ऑयल गैस का सिस्टम ही हटा देंगे, आप टेंशन मत लो। वो आपके बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आपके बच्चे आपको हटा दे, नहीं तो वो हट जाएंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।